Welcome students. So today I came up with this video on electrostatics, and today in this video we will try to understand the basic concepts of frictional electricity, then the properties of charges and the Coulomb's law. So now, without wasting any time, let us start the video. Good luck. Okay, now let us start the topic electrostatics, and today we will try to understand the Coulomb's law, which comes under the topic electrostatics. So as we start this electrostatics, first of all we should understand the meaning of this word electrostatics. कि भाई ये जो electrostatics है इसका मतलब क्या है. So as you all know, this electrostatic word, it is made up of these two words, electro plus statics. So electro का मतलब होता है चार्ज और statics का मतलब होता है एट रेस्ट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. सो यू कैन से it is a branch of physics. You can say it is a branch of physics which deals with the study of the charges at rest. It means when the charges are at rest, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन चार्जेस को स्टडी करते हैं. वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ दोज चार्जेस विच आर एट रेस्ट, जो कि मूव नहीं कर रहे हैं. रेस्ट मतलब दे आर नॉट हैविंग एनी मोशन, वो रुके हुए हैं, दे आर stationary. So when we deal with the topic electrostatics, the first thing that we encounter is frictional electricity. कि what is frictional electricity समझना जरूरी है पहले. So अगर हम definition पे जाते हैं, so the electricity developed on objects when they are rubbed with each other, the charges so developed cannot move from one part of the object to the other part. Therefore the frictional electricity is also known as static electricity. राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं, व्हेन वी रब देम अगेंस्ट ईच अदर, तो उन पर कुछ चार्जेस डेवलप होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है उन ऑब्जेक्ट्स पर, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज द चार्जेस सो डेवलप्ड, कि इस इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज डेवलप हुए हैं, they cannot move from one part of the object to the other part, कि वो ऑब्जेक्ट के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट तक मूव नहीं करते हैं. they are static. so therefore this frictional electricity is sometimes known as static electricity. Now the charges developed on the objects may be of two types, and historically these two types were known as vitreous and resinous. Later they were named as vitreous को हमने कहा पॉजिटिव और रेजिनस को हमने कहा नेगेटिव. सो यहां से आप समझ चुके हैं कि चार्जेस जो डेवलप हुए हैं वो दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर इन नेचर, वो वेक्टर नहीं है. And the SI unit of charge is coulombs. Now, the next thing is quantization of charge. कि what is the meaning of quantization of charge, right? So, before that, कि quantization of charge क्या होता है? We should understand the cause behind this frictional electricity. We should also understand the origin of the charge, कि चार्ज ओरिजिनेट हुआ कैसे. सो एज आई टोल्ड यू कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, व्हेन वी रब देम अगेंस्ट ईच अदर, उस टाइम क्या होता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है. लेकिन हुआ क्या? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? सो एज यू ऑल नो दैट ऑल द मटेरियल इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको आप कहते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे कीप ऑन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस. सो व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दे गेट ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर. So this is the reason behind the frictional electricity. So
द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सो डेवलप्ड, जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वहां पर डेवलप हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो जो भी कुछ है वो किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्चुअल ट्रांसफर की वजह से है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन वो एटम ऑब्जेक्ट्स में। क्यों? बिकॉज यू ऑल नो दैट, आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है अपने शेल से बाहर आने के लिए या अपने पेरेंट एटम को छोड़ने के लिए। टू लीव द पेरेंट एटम दे नीड सम लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोल देते हैं। तो वो एनर्जी उसको मिलती है फ्रिक्शन की वजह से। एंड व्हेन दे गेट दिस एनर्जी दे लीव दैट एटम, और वो दूसरे में पहुंच जाते हैं। सो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से कि जो भी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्चुअल ट्रांसफर की वजह से है। सो अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से है, तो इट मीन्स कि जो भी चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी एटलीस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वो कम से कम क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके इक्वल होगा। सो एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। सो इन अदर वर्ड्स you can say कि the net charge possessed by an object will be the integral of the number of electrons transferred। यानी कि जो भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर डेवलप हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गया तो कुछ चार्ज पहुंच गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो कुछ और चार्ज पहुंच गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो कुछ और चार्ज पहुंच गया। जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे उतना ही चार्ज उस पर आ गया होगा। क्लियर? सो मैथमेटिकली कैन से द नेट चार्ज दैट इज Q on any object must be equal to plus minus NE, where E is the charge on an electron, or you can say elementary charge, and N is an integer. N is an integer. Clear? So now what is quantization of charge? This equation, that is Q is equal to plus minus NE, this is quantization of charge. The fact that all observable charges are always some integral multiple of elementary charge is known as quantization of charge. However, this quantization is at the microscopic level only. अगर आप इसको मैक्रोस्कोपिक पे देखना चाहेंगे तो आपको उतना महसूस नहीं होगा, उतना आप फील नहीं कर पाएंगे इसको। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दिस क्वांटाइजेशन, which is what is this quantization of charge. तो अगर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डील करना है तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो प्लस माइनस NE होगा, यानी कि इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E. दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नाउ when we are discussing about the charge, we should also see what are the some important properties of the electric charge. उनको भी हमें ध्यान से समझना चाहिए, right? So let us deal with properties of the electric charge. So the first one is like charges repel and unlike charges attract. तो आप ध्यान रखेंगे कि if the charges are of the same type, it means कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों पर सपोज कीजिए आप पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है. सो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर. एंड इफ ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स द चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज
इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। कैसी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इट फॉलोज एडिटिव नेचर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव नेचर? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पर जो भी नेट चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन दैट बॉडी। यानी कि एक बॉडी है, लेट अस से उस बॉडी पर कुछ प्लस क्यू है, कुछ माइनस क्यू है, कुछ प्लस क्यू, कुछ माइनस क्यू, तो जो भी नेट चार्ज होगा वो उन सभी का एल्जेब्राइक सम होगा। यानी कि जितने प्लस वाले हैं उन सबको ऐड कर लेंगे, जितने माइनस वाले हैं उन सबको ऐड कर लेंगे, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू विल बी द नेट चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। वो आपने पढ़ा भी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, कि जो भी चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, कि जो चार्ज है वो कैसा है, वो कंजर्व्ड नेचर में, कि जितना जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर उतना ही आएगा। सो यू कैन से द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। लाइक यू माइट हैव स्टडीड अबाउट मास। आपने मास के बारे में पढ़ रखा होगा कि मास जो है इट वेरीज विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है घटती है तो उसका जो मास है वो चेंज होता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। चार्ज जो होगा उसका कोई मतलब नहीं है मोशन से, कि ऑब्जेक्ट कितना मोशन में है कितना मोशन में नहीं है, उस चीज़ से तो कोई मतलब नहीं। सो यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन लास्ट पॉइंट इज एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो है ये चार्ज आया है, तो पॉजिटिव चार्ज पता नहीं कितना होगा, नेगेटिव कितना होगा। सो आप ध्यान रखेंगे कि चाहे वो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, तो एलिमेंट्री जो भी चार्ज होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। इट मीन्स वैल्यू ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वन नेगेटिव चार्ज। केवल उनका नेचर चेंज होगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नाउ कूलम्स लॉ। सो जो कूलम्स लॉ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं। सो इट इज एन इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पढ़ रखा है दैट F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो जो कूलम्स का लॉ है ये उसका एक इलेक्ट्रिकल एनालॉग है। व्हेन यू से एनालॉग मतलब उसके जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। सो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कूलम्स लॉ का। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि इट स्टेट्स दैट 2 point charges attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि एक चार्ज ये है एंड एक चार्ज ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r। ठीक, इसका मान लेते हैं Q1 है और इसका Q2 है। ठीक है। सो जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये Q1 था, ये Q2 था, तो दोनों का ही जो प्रोडक्ट होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑल्सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इन दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस स्मॉल r था, तो जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम मिल जाएगा हमें कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ टू रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप जानते हैं कि आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस K इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। एंड यस, कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि आप किस मीडियम में ये फोर्स चेक कर रहे हैं, ये दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि आप
SI सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, MKS फॉलो कर रहे हैं, CGS फॉलो कर रहे हैं, FPS फॉलो कर रहे हैं, तो उस पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? सो अगर हम बात कर रहे हैं एयर की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, सो या वैक्यूम, तब इस के की वैल्यू यानी कि जो कांस्टेंट के है, इसकी जो वैल्यू है वो 1/4πε0 होती है, एंड विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस स्क्वायर। सो द फॉर्मूला कैन बी रिटन एज कि फोर्स इन एयर और इन वैक्यूम, दोनों के लिए सेम है, वैक्यूम के लिए भी और एयर के लिए भी, कि फोर्स इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 upon R square. So this is the formula when the charges are placed in air or in vacuum. Now note this point कि अभी हमने बात की थी कि जब चार्जेस रखे हुए थे एयर में या वैक्यूम में, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जो चार्जेस हैं वो एयर या वैक्यूम में ना होकर किसी मीडियम में रखे हुए हैं। सो जब भी कभी ऐसा हो कि जो चार्जेस हैं ये Q1 Q2 ये किसी मीडियम के अंदर रखे हुए हों, जैसे कि वाटर हो गया या ऑयल हो गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल टू 1/4πε। जो पहले फॉर्मूला पढ़ा हमने तो उसमें एप्सिलॉन नॉट था, विच इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एंड दिस इज एप्सिलॉन एंड इट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की। सो वी हैव अ रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन है क्या कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको हम के बोल सकते हैं, दैट इज ये कैपिटल के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। सो फ्रॉम दिस वी हैव रिलेशन दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यहां से हमें एक रिलेशन मिल जाती है, एंड इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन जो यहां पर लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के। सो इट इज एप्सिलॉन नॉट के। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला दैट एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ हमने पढ़ा पूरा आज, अभी इसको समझने की कोशिश की हमने कि अगर वैक्यूम में है या एयर में है तब क्या फॉर्मूला होगा, मीडियम में है तो तब क्या फॉर्मूला होगा। सो आई होप कि जो कूलम्स लॉ है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन फेसिंग द प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स related to this Coulomb's law. So I hope you all enjoyed the video, और जो कॉन्सेप्ट हमने आज समझने के प्रयास किया, तो समझने की कोशिश की थी, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी एंड द कूलम्स लॉ, वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस ऑन सम अदर टॉपिक्स, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। Stay home, stay safe, see you soon.